हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट मिले इसलिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट को करने वाले हैं। 10 साल के पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे 2013 से लेकर 2023 तक। ये जो पीवाईक्यूज मैं लगवा रहा हूं, यहां पर सारे पीवाईक्यूज कवर्ड हैं और इसका सुपर एक्सप्लेनेशन है। आपको एकदम आसान भाषा में पूरी चीज में समझाऊंगा, जिससे केवल ये पीवाईक्यूज ही नहीं आएंगे आपको, इसके अलावा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि नीट में आपका सिलेक्शन हो जाए और फिजिक्स में 150 प्लस आप स्कोर कर पाएं आसानी से, तो आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी कंटेंट, आसान और इंटरेस्टिंग भाषा में फिजिक्स पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए नीट 2024 का है, जैसा आप देख ही रहे हैं, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं। 10 साल के हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि मैंने फिजिक्स को आसान करने के लिए पूरा आपको नीट के लिए 11th और 12th पूरा पढ़ा दिया है। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए। ना ये क्लास 12th बोर्ड्स के लिए हैं, ना ये जेई वालों के लिए हैं। और मैंने आप आसानी से इसको देख पाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, एक गूगल शीट में इसके जो चैप्टर हैं उनका और सब हेडिंग्स का नाम डाल दिया है और इसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। और इसमें देखिए फायदा क्या है कि मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आपको समस्या हो रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में, तो आपने ये शीट खोली और ये देखिए इक्यू पोटेंशियल सरफेस आप जानते हैं चैप्टर 2 में मिलेगा। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे गए और ये प्ले बटन पे आपने क्लिक कर दिया और ये वीडियो चालू हो जाएगा। ऊपर से इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी लगे मिलेंगे, यानी उस वीडियो के अंदर भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप पढ़ सकते हैं। डीप रूटिंग है, जिससे आपको कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं होने वाली। और ये यहां पर दिख रहा है, देखिए 12th क्लास, बाजू में दिखेगा ऐसे 11th क्लास। ये फोटो है ऐसे लगी हुई, नीचे वाली नहीं आ पाई है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। अब सवाल उठता है कि ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आसानी से पहुंचे कैसे? झंझट तो नहीं है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए और वहां पर देखिए ये एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को आप क्लिक कर देंगे, बस ऐसे खुलेगा और पहले वाले लिंक को क्लिक करते ही आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर चले जाएंगे। ये अरविंद एकेडमी करके हम लोग का एक चैनल है जो बोर्ड्स पर फोकस करता है, क्लास 11-12 की फिजिक्स पर, और वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का कहना है कि आप सर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। यही काम मैं आपके साथ करूंगा। फिजिक्स आपको मजेदार लगेगी, आसान लगेगी और जबरदस्त परफॉर्मेंस 150 प्लस या उससे, मैं तो पढ़ा रहा हूं 180 में 180 वाला, आप उससे ज्यादा नंबर ला पाएंगे। और जैसे ही फिजिक्स में आप 150 प्लस का नंबर स्कोर करने लगते हैं, आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का सपना लगभग साकार हो जाता है। तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए मेरे साथ और मजा लीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बढ़िया है। तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आप इसका इस्तेमाल अपने नोट्स बनाने में कर सकते हैं। और ये रहा अरविंद एकेडमी ऐप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड कर लेने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग कोर्स मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है मैं करता हूं शुरू। तो बच्चों मैं लगाता हूं 2023 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सरल है। ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, अब बिल्कुल आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। लिखा है ए 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लेता हूं मैं ऐसे। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे। तो ये देखिए प्राइमरी आपको फोकस कराने के लिए बना दिया और सेकेंडरी ये ट्रांसफार्मर है और इससे आपने कनेक्ट कर दिया है बल्ब। ये रहा यहां पर देखिए ऐसे बल्ब। ये है ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर के लिए चलो मैं लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। तो उस प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। यहां पर ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है
जो 220 वोल्ट पर काम कर रही है। एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, जब भी बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर को आइडियल आप समझ लें, उसका मतलब होता है कि पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की कहानी है कि ये जो पावर दिया जा रहा है इस प्राइमरी कॉइल को या इनपुट को, वही सेकेंडरी कॉइल में आपको पावर मिलने वाली है, यानी आउटपुट कह लीजिए, या आप कह सकते हैं पावर इन प्राइमरी एंड पावर इन सेकेंडरी कॉइल। उम्मीद है इसका मतलब समझ गए। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें जो करंट है जिसे मैं आई कह देता हूं या आईपी कह दीजिए, वो हमको फाइंड करनी है। यहां पर बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगी, क्योंकि आइडियल है तो पावर होता है V इंटू आई। तो यहां 220 वोल्ट की सप्लाई है, देखिए V इंटू आई पी, और पावर आउटपुट क्या है, ये देखिए यहां पे 60 वाट का तो बल्ब भी लगाए हुए हैं, यही पावर आउटपुट है। तो ये हो गया यहां पे 60। तो यहां पे आईपी कितना हो गया, 60 अपॉन 200। ये देखिए काट दीजिए, 2 3 जा 6, 10 जा, तो 3 अपॉन 10। इसका मतलब हो गया, सही लिखा है ना, 200। जी हाँ, 220 है, सॉरी ये 220 था, मैंने 200 लिख दिया है, 220 है ये, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं फटाफट। तो 60 अपॉन 220, ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 2 जा 6, ये 11, तो ये 2 अपॉन 11 यहां पर आ जाएगा, 3 जा 6, ये 3 अपॉन 11 आ जाएगा यहां पर बेटा। और 3 अपॉन 11 का मतलब क्या रहा, 0.27 एम्पियर। ये आपका यहां पर आंसर आ चुका है, और ये 0.27 है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये देखिए आंसर आ गया, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो 2023 का सवाल करते हैं बेटा, देखिए कितनी आसानी से सवाल होते चले जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, इन ए सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी। ये सीरीज LCR सर्किट बना देता हूं जैसे आप ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ पाएं। ये देखिए एक AC सोर्स लगा दिया, और इंडक्टेंस L दिया हुआ है यहां पर 10 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस C दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम बेटा। लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस अकर्स। देखिए ये मैंने ये जो बनाया है, ये आपको तो समझाने के लिए बना रहा हूं, आप तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। यहां तो सीधे दिख गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, और रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर मिल जाएगी। वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 1/L। L है 10 मिली हेनरी, ये देखिए, और C कितना था बेटा, 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू यहां पर हो गई। आगे बढ़ जाइए तो 1/2 इंटू 3.14, ये देखिए -9 आएगा, 10 इसको खा जाएगा, 1 0 कम, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या रही, 10 की पावर 8/1, और ये बाहर लोगे तो 10 की पावर 4, तो ये बचा 1000, 10,000। 10 की पावर लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना कर जाओ। 4/2 इंटू 3.14। अब यहां पर आप लिख सकते हो 1 और 4 0 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो इसको आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए 10,000 है, नीचे 6.28 आ जाएगा, ये देखो ना, 1 2 3, और नीचे आ जाएगा 6.28। तो 15 छक्के 90, 1600 के आसपास आएगा जैसे लिखा हुआ है। तो सारी फिगर आसी पास हैं बस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1592.3 हर्ट्ज। अगर आप फोकस करें तो ये आपको मिलती हुई नहीं, इधर कहीं आएगी, और इसको आप लिख सकते हैं 1.59 किलो हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज के कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन नंबर 1.59, ये बी ऑप्शन आपको यहां पर सही दिख जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सवाल करेंगे और इसको पकड़ते रहिए। ओमेगा लिखी हुई है 1.59 रेडियन
पर सेकंड करके। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, जैसा आप जानते हैं। तो ये हम दोनों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर निकाली है। ये ओमेगा की जब बात करेंगे तो 2 पाई एफ से निकालेंगे, 2 पाई से और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। 2 पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ, तो 6.28 खत्म हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ये मैच नहीं करेगा। देख पाए आप? उम्मीद है समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन, और ये देखिए, द नेट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी। अब ये बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ी सी वर्किंग मांगेगा बस, क्योंकि जो इम्पिडेंस होता है सीरीज एलसीआर सर्किट का, उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बस हमें आर की वैल्यू तो देखिए यहां से पता है, कहां गई, ये आर की वैल्यू पता है, एक्सएल एक्ससी हमको निकाल के वैल्यू रख देनी है, दैट्स ऑल। तो मैं इधर कैलकुलेशन करूंगा एक्सएल एक्ससी का, फिर हम लोग वैल्यू वहां पे रख देंगे। तो अगर मैं एक्सएल की बात करूं तो ये होता है ओमेगा एल, यानी 2 पाई एफ एल। वैल्यू रखनी शुरू कर देते हैं, 2 पाई एफ कितनी है यहां पर, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और एल कितना है यहां, एल ये देखिए ये 50/पाई मिली हेनरी। तो थोड़ा सा यहां आ जाएगा क्या, 50/पाई, और मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3 भी हो गया। अब यहां पर देखिए इस पाई से ये पाई आप काट दो यहां पर, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 50/100, और ये आ जाएगा यहां पर लग रहा है 500। फिर से चेक कर लेते हैं, ये आ गया 100 और ये 5000 आ गया, 10 की पावर -3, और ये 3 0 खा गया तो बचा 5 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ द रिएक्टेंस की भी यूनिट, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट वही होने वाली है। अच्छा, दूसरा कलर ले लेते हैं, और अब बात करते हैं हम लोग किसका, एक्स सी का। तो एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी होता है 1/ओमेगा-सी, यानी 1/2 पाई एफ सी। वैल्यू रखेंगे, 1/2 पाई रखा, एफ की वैल्यू निकाली, एफ कितना है, एफ तो 50 है, और सी कितना है, 10 की पावर 3/पाई और इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि दे रखा है माइक्रोफेरेड में। आगे चलते हैं, ये देखिए पाई से आपने पाई यहां पे काट दिया, और 1/ ये आ गया देखिए 100, और ये 3 में से कट के बचा 10 की पावर -3, तो नीचे बचा 1/10, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये -10 के और -1 बचा, तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 ओम। तो ये हमारा एक्सएल एक्ससी निकल चुका, आर पहले से मालूम था। इसके अंदर अब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे बेटा। तो अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाली, तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू क्या रही, एक्सएल इज 5 और एक्ससी इज 10। तो आप जान चुके हैं 10 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसे लिख देते हैं चलो। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 100 + 25, यानी √125, यानी 5√5 ओम। ये आपका इंपीडेंस है, और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5√5 इज द ऑप्शन नंबर ए। ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे ए। तो इस तरह से बहुत ही सरल था, केवल फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है कि कहां क्या हो रहा है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये देखिए इसको भी बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी। अगर मैं फोटो बना दूं, यहीं बना देता हूं। ये देखिए, मैं इसलिए फोटो बनाता हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि सवाल एक्चुअली है क्या। तो यहां पर एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस 10 हेनरी है। कहां गया इंडक्टेंस, ये रहा 10 हेनरी। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, सी है 10 माइक्रोफेरेड, और रेजिस्टेंस है आपका 50 ओम। कलर को बदल लेते हैं थोड़ा सा, और जो यहां पर सोर्स लगा है बेटा देखिए 200 sin 100t।
हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर जरूरत पड़ी तो हम कंपेयर कर लेंगे खट से। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, अभी देखते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज न्यू, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या हालचाल है यह बताना है। अब यहां पे देखिए कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग छोटा छोटा लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग ओमेगा कितना आ गया बेटा यहां पे 100 आप देख पाए हैं। और फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूं। चलो ये देखिए ओमेगा आ गया 100, ओमेगा होता 2 पाई और सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो गई 100 अपॉन 2 पाई, यानी 50 अपॉन पाई। ये सोर्स की है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। तो मैं इसको ऐसे ही टंगे रहने देता हूं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती थी, यानी जिसे हम FR भी कहते हैं, ये क्या है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC, और वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L कितना, इसको हटा ही दो ऐसे, L कितना है, L है यहां पर 10 हेनरी, तो ये रखा हमने 10। C की वैल्यू बातचीत आई तो 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 इंटू 10 की पावर -6, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये बचा नीचे 10 की पावर -4, ऊपर 10 की पावर 4 चला गया। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहा हूं जिससे आप कंफर्टेबल रहें। 100 आ गया यहां अपॉन 2 पाई, यानी 50 अपॉन पाई। ये क्या है, न्यू नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों देखो वैल्यू सेम आ गई है, तो न्यू इज न्यू नॉट बराबर 50 अपॉन पाई। ये आपका बेटा यहां पर आंसर है। कलर बदल लेते हैं क्योंकि उस पर अभी खींचेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पीला ले लेते हैं 50 अपॉन पाई दोनों बराबर के केस में, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए बी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या नहीं, बड़े शानदार तरीके से सवालों को आप निकाल पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, जैसे कि आप आसानी से इसको नोट कर पाए एक ही स्लाइड में। ये मेरे ख्याल से आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। देखिए क्या बोल रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज, ये जो एसी सोर्स का पीक वोल्टेज है वो किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, जो भाई जो सप्लाई करते हैं उसके बराबर वी नॉट थोड़ी होता है, तो सप्लाइड वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोर्स, आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोर्स के बराबर भी नहीं होता, क्योंकि वी आरएमएस और वी नॉट में हम क्या रिश्ता देखते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। अब लिखा है कि √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू, ये सही ऑप्शन लगता है क्योंकि वी नॉट की वैल्यू हो गई √2 वी आरएमएस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आंसर इज सी। आप जानते हैं कि आपके यहाँ सिंगल करेक्ट आंसर होता है, एक सही मिल जाए तो बाकी दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। लिखा है इस सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर is connected to 230 volt variable frequency AC source। ठीक है, the angular frequencies of the source, ओमेगा की बात कर रहा है, at which power transferred to the circuit half the power at the resonant angular frequency are likely to be। अब यहां पे देखिए क्या रहा है कि जो पावर ट्रांसफर होती है ना रेजोनेंट कंडीशन में, उसकी आधी जहां पावर ट्रांसफर हो रही है वो फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती हैं। अब मैं आपको फिगर बनाऊंगा तब आप पकड़ पाएंगे। देखिए जो हम रेजोनेंट सर्किट का फिगर बनाते थे, इस तरह से उस फिगर आता था, उम्मीद है याद होगा आपको। यहां पर रेजोनेंट ये था ओमेगा, और यहां बात करें तो होती थी करंट। कलर को बदलने थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी।
ये जो टॉप वैल्यू होती थी यहां पर आपको मिलती थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहां पर मिलती थी पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पावर, पी नॉट लिखो या पी मैक्स लिखो। अब इसके बाद दो यहां पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 हुआ करता था, ये ओमेगा 1 और ये रहा यहां पर ओमेगा 2। यहां पर जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट अपॉन √2 या पावर का आधा। आप समझ पा रहे? अब यही ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमको बताना है जहां पावर हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट कंडीशन में जो पावर थी उसकी आधी है। तो दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब थोड़ी बात और ध्यान कर लीजिए, इसके बीच का जो डिफरेंस था उसे हम डेल्टा ओमेगा बोलते हैं ये, और ओमेगा 1 जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा 1 ओमेगा आर में आप डेल्टा ओमेगा घटा दीजिए भाई, इस ओमेगा आर में इतना वैल्यू घटा दिया। इसी तरह ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा आर में डेल्टा वैल्यू आप जोड़ दीजिए। तो ये फॉर्मूला टाइप पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो एक और फॉर्मूला जो होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर आर बाई एल, और ये ओमेगा माइनस ओमेगा 2 क्या है, तो ये 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर है। तो डेल्टा ओमेगा क्या आ गया यहां पर, आर अपॉन 2l। तो हम आर अपॉन 2l निकालेंगे और यहां पर वैल्यू रख के काम खत्म कर देंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट करके उसमें जोड़ घटा देंगे। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए अच्छे सवालों में आ गया है। चलिए पहले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। आर कितना है, 40 ओम का रेजिस्टेंस यहां लिखा हुआ है, 2 लिखा, और इंडक्टर कितना है एल इज 5, तो नीचे 10 ऊपर 4 यानी ये 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया। अभी हमने ओमेगा आर नहीं निकाला है, ओमेगा आर यहां निकाल लेते हैं। ओमेगा आर की वैल्यू होती है 1 अपॉन एल सी के बराबर, 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना है 5 हेनरी, सी कितना है 80 माइक्रोफेरेड। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 आ जाएगी वैल्यू। ये देखिए नीचे आ जाएगा, आप कैलकुलेट करें तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 की पावर -6 है, इसका रूट ले लो तो 10 की पावर -3 बचेगा, और ये हो गया अंडर रूट 400, तो 10 की पावर -3 इधर और अंडर रूट 400, तो ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और नीचे बचा 20, अंडर रूट 400 का मतलब 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 50 रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पर फिर से मैं कलर बदल लेता हूं साहब, कोई और कलर ऐसे ले लेता हूं। ये देखिए ओमेगा आर हमको पता है यहां से, और डेल्टा ओमेगा भी हमको पता है यहां से। तो ओमेगा 1 कितना हो गया यहां, ओमेगा 1 का मतलब है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, यानी 50 में हम ये जो वैल्यू निकाली है 4, ये घटा दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी होगी 46 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा हम ओमेगा 2 निकालने गए तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, तो 50 में हमने 4 जोड़ दिया तो आ गई 54 रेडियन पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया है। तो आप देख लीजिए कि आंसर किस में है, यानी 46, 54 एंड 46 आ जाएगा, या आगे पीछे कोई भी लिखा हो तो ऑप्शन दिख रहा है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहां कहीं पर, यहीं पर मैं यहां पर बड़ा बड़ा डी मेंशन कर देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वही है। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपके, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े टेढ़े होते हैं, वरना तो आप काफी हल्के में कर जाएंगे। लेकिन जो भी हम करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं जिससे आसानी से भी कर पाएं और टेढ़े क्वेश्चन भी आप लगा पाएं। बिल्कुल सरलता से मैंने एक्सप्लेन कर दी, पूरी बात रिवाइज करते हुए। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये रहा 2021 का सवाल, आसानी से लगेगा, दिखते हैं क्या। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ये ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ए रजिस्टर ऑफ रजिस्टर R
आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है भाई, सेटअप है शोन इन द फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LCR इज गिवन। L के अगेंस्ट कितना है 40 और 10 है आपका कैपेसिटर वाले में और R वाले में 40 वोल्ट अगेन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू LCR सीरीज सर्किट इज दिस वन। यानी हमको I0 दे रखा है, I0 की वैल्यू है 10√2 एम्पियर। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज Z निकालना है। अब बड़े आराम से निकलेगा। देखिए Z की वैल्यू क्या होती है, एक तो रहती है बेटा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये तो हम लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ओमेगा L वगैरह पता ही नहीं है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, सीधे सर्किट का यूज करते हुए कि हम Z की वैल्यू लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन IRMS। देखिए IRMS तो यहां से निकल आएगी, ये I0 हमको अगर मालूम है तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 अपॉन √2 विच इज 10√2 अपॉन √2 मतलब 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर तो IRMS निकल आई। VRMS हमको निकालना है तो VRMS भी बड़े आराम से निकलता है क्योंकि LCR सीरीज सर्किट में जो VRMS का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो इसी तर्ज पर होता है, यानी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, VR का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर और प्लस 40 में से 10 घटा दीजिए तो ये हो गया 1600। ये ऐसे लिख दो तो आप फट से समझ जाएंगे, 40 स्क्वायर और ये आ गया 30 का स्क्वायर। जैसे आप पाइथागोरस नहीं पढ़ते थे 3 4 5, तो 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, यानी वैल्यू इज 50। ट्राई आउट होता था ना पाइथागोरस में, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वही लगा दिया। ये 50 वोल्ट मिल गया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ पे खींच के लाए और Z की वैल्यू अब क्या हो गई, VRMS इंटू IRMS। VRMS निकला है 50, IRMS निकला था 10 और ये वैल्यू हो गई 5 ओम। आंसर आ चुका है 5 ओम का मतलब है आंसर इज A। A इज द करेक्ट चॉइस। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया मक्खन की तरह सवाल हो जाता है। तो बच्चों करेंगे 2021 का क्वेश्चन। ये रहा 2021 का क्वेश्चन, बहुत आसानी से लगने वाला है। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन AC मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट से हमने स्टेप डाउन ट्रांसफर कनेक्ट कर दिया है। इज मेड टू ऑपरेट 11 वोल्ट 44 वॉट। ये 11 वोल्ट और 44 वॉट पर ये काम कर रहा है लैंप। तो ये मैं फोटो अगर बनाऊं तो इस तरह से बना सकता हूं, 11 वोल्ट 44 वॉट पे काम कर रहा है और ये कनेक्ट होगा सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर से और ये स्टेप डाउन है तो ये रहा प्राइमरी। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको कंफर्ट देने के लिए बना रहा हूं। और ये जोड़ा गया है यहाँ 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से, ये भी लिखा था। इग्नोरिंग पावर लॉस, यानी ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। ठीक है, ये लिख भी लीजिए चाहे, P इनपुट बराबर, जब तक ना कहा जाए तब तक आप आइडियल ट्रांसफार्मर ही मानते हैं। तो इग्नोरिंग पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी होगी, तो देखिए यहां पर था PI बराबर P आउटपुट और P की वैल्यू होती है VP इंटू IP। I इन द आई लिख देते हैं, यहाँ IP लिख दो यहाँ प्राइमरी कॉइल में। P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला होता है ना। तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो पावर इन प्राइमरी कॉइल आ गया और पावर आउटपुट आपको दिख ही रहा है कि बल्ब जल रहा है, कनेक्ट है, तो 44 वॉट का आउटपुट दे रहा है ये 44 वाट आ गया। VP कितना है बेटा, शायद दे रखा है 220 वोल्ट, तो ये 220 इंटू IP बराबर 44। तो IP की वैल्यू कितनी हो गई, 44 अपॉन 220। 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44 और 11
2 22, तो ये वैल्यू हो गई। फिर 2 से काटोगे तो 2/10 आ जाएगा और यहाँ पर 0.2 एम्पियर की आपको करंट दिखाई पड़ रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो देखिए इससे सरल सवाल क्या आएगा, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सरल सवाल आ ही नहीं सकता है। अब यहां पर जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है कि आप फिजिक्स को कैसे हैंडल किए हैं और उस समय एग्जाम देखते वक्त घबरा तो नहीं रहे हैं, वरना यही सवाल आपके लिए बड़ा भयानक बन जाएगा, जो है ही नहीं भयानक, एकदम पिद्दिकड़ी या बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल, और देखिए कितने आराम से ये सब होने वाले हैं। लिखा है सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्ट सप्लाई। मैं यहां पे सीरीज एलसीआर सर्किट बना देता हूं। ये देखिए सीरीज एलसीआर सर्किट आपका बन गया और एक एसी सोर्स से आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये जान पहचान रहे, चलिए लिख दीजिए एल सी। तो लिखा है व्हेन एल इज रिमूव्ड, अगर इसमें से आप एल रिमूव कर दें, केस 1 एल रिमूव्ड, तो जब रिमूव कर देंगे तो ये कौन सा सर्किट बन जाएगा, आरसी सर्किट हो जाएगा। भाई एल निकाल ही दिए हैं तो आरसी सर्किट रह गया। अब क्या कह रहे हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। इस समय जो कहानी है ये कहानी फाई की है, π/3 की। अच्छी बात है। अच्छा इस केस में अगर आप देखें, अगर हमको फाई दिया है तो हम XC अपॉन आर का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे 10 फाई की जो वैल्यू हुआ करती थी वो क्या होती थी, XC अपॉन आर। किस सर्किट में, आरसी सर्किट में। तो आरसी सर्किट में 10 फाई XC अपॉन आर के बराबर है। अब ये 10 फाई यहां कितना दिया हुआ है, ये दिया है π/3 बराबर XC अपॉन आर, यानी कि XC, चलो R बराबर ही √3 लिख लेते हैं। ये पहला हमको कंडीशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई, जो भी भाषा बोलना चाहें आप। अच्छा दूसरी बात करते हैं हम लोग केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, C इज रिमूव्ड, तो यहां लिख दीजिए C रिमूव्ड। अगर आप C रिमूव कर देंगे, गायब कर दिया, RL सर्किट बन गया या LR सर्किट बन गया। इस LR सर्किट में हो क्या रहा है, फेज डिफरेंस अगेन देखिए π/3 है ना। इसको मैं यहां पर अगर दूसरा कलर करूं तो अगेन हमें π/3 मिल रहा है, यानी ये वैल्यू होती थी 10 फाई, अगेन हमको मिला π/3, ये हो जाएगा 10 फाई, और यहां पे वैल्यू होती है XL अपॉन आर। अगेन आपने लिखा 10 π/3 बराबर XL अपॉन आर, यानी यहां से मिल गया XL अपॉन आर बराबर √3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छी बात है। द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, अब देखिए इन दोनों से ना एक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारा XL बराबर XC हो गया ना। देखो भाई इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, √3 है, तो जब ये दोनों बराबर हो गए, ये देखो यहां पे करके दिखा दो, नहीं आप कहीं हड़क ना जाओ। एक था XC/R बराबर √3 एंड √3 इज अगेन इक्वल टू XL अपॉन आर। ये R काट दिया, XC बराबर XL निकल आया। ये क्या होती कंडीशन, ये रेजोनेंट की कंडीशन होती है, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। इस पर आपका रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 होता है, आप जानते हैं। तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, जिसे R अपॉन Z आप बोलते हैं, और XL अपॉन XC में ये Z और R बराबर हो जाता है। तो ये आंसर हो गया 1। रेजोनेंस कंडीशन में जो इंपीडेंस है वो R के बराबर हो जाता है। तो ये याद करके रखिए, रेजोनेंट कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है। तो ये पावर फैक्टर 1 हो गया, लेकिन ये कहानी इस तरह समेटी जानी चाहिए, और ऑप्शन के तौर पर ये ऑप्शन नंबर C आपका सही निकला। अगर आप ये चीज, इससे ये इंफॉर्मेशन ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो ये गोल गोल घूमते रह जाएंगे
तो इसको आप नोट करें, थोड़ा सा मुझे खिसकाना भी पड़ेगा, तो इसको नोट करिए। पहले मैं हटता हूं, पॉज करें और नोट करें। किया होगा नोट आपने। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और आराम से इसको अच्छे से, थोड़ा नीचे भी कर लो, आराम से अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही आसानी से होने वाला है। लिखा है 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो गया और सी की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रोफैरेड और एसी सोर्स जो है वो है 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है 50 हर्ट्ज पर। पूछा है इसके अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आई आरएमएस निकालो। दिख रहा है ना आई आरएमएस? अभी देखिए कितने आराम से निकलने वाला है। अच्छा, आई आरएमएस निकालने जब आप जाएंगे तो आप लिख सकते हैं आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन इंपीडेंस या इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज एक्ससी। अब यहां एक्ससी कितना होता है पहले निकालो, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा कितना है यहां पर 2 पाई एफ से निकालना होगा। तो 2 पाई एफ इंटू सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ कितना है 50 हर्ट्ज और सी कितना है बेटा 40 माइक्रोफैरेड। ये देखिए ऐसे मैंने ये लिख दिया यहां पर। और वी आरएमएस तो यहीं से निकल आएगा। ये जो दे रखी है वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू ही दी होती है। जब भी आपको ऐसे दिया होगा आरएमएस वैल्यू दिया होगा। तो आई आरएमएस कितना आ गया, अब बात करो तो वी आरएमएस हो गया 200 और ये 1 अपॉन ओमेगा सी तो ऊपर ही चला जाएगा, यानी इसको लिखोगे 1 अपॉन 2 पाई 50 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6, पलट के ऊपर चला गया तो लिखोगे आप 200 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको कैलकुलेट करना है, आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 0 3 0 4 0 तो तुरंत मार दीजिए आप इधर। तो ये हो गया देखिए कितना, 5 चौक 4 0 मैंने ये काटा देखिए ऐसे और यहाँ काट के 4 लिख दिया। अब ये आ गया 2 2 4, 5 चौक 20, 20 चौक 80। तो 80 पाई इंटू 10 की पावर -4, सॉरी ये 4 0 कटा था तो यहाँ कट के बचा 2, तो ये 10 की पावर मिला -2 और ये हो जाता है आपका एक। अब ये 1 0 और 0 को निपटाते रहिए। ये देखिए 0 आपने हटाया, यहाँ काट के 1 कर दिया, तो ये 8 पाई इंटू 10 की पावर -1 है और 8 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -1। कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो कर ही लें। और 8 त्रिक 24, तो आप इसको कैलकुलेशन में ले जाइए। 8 चौक 32 का 2 1, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगाइए। 8 त्रिक 24 और 1 25 और ये यहाँ पर लगना है इंटू 10 की पावर, ये 2 डेसिमल 1 इसका तो 3 लग गया। समझ पाए होगे इतना, उम्मीद कर रहे हैं। -1 और 2 ये 10 की और -3 हो गया, खसका दिया। 2.512 आपका एम्पियर आंसर आ गया। इस तरह से आराम से कैलकुलेट की, जितनी आपकी तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। हम तो तेजी से इतने नहीं निकालते क्योंकि आपको तो एग्जाम देना रहता है। तो आप उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड कहीं टीचरों से कहीं बेहतर स्पीड आपकी हो सकती है, अगर आप चाह रहे हैं सिलेक्शन। तो नहीं चाह रहे हैं तो नहीं क्यों चाहेंगे, खैर। तो 2.5 एम्पियर आपका यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर निकल आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको नीचे कर देता हूं, फिर अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो ये यहां पर लीजिए जहां से सवाल स्टार्ट था, जिससे ये नोट कर पाइए। मैं हटता हूं, पॉज करें इसको और नोट डाउन करें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा देते हैं, ये इसको पूरा आप नोट कर लें। तो बेटा करते हैं 2019 का सवाल। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो लिखा है सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एक सर्किट है, हम ये मान लेते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट है, सपोज करिए। आप कोई सर्किट लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है यार, इतना चलिए मैं बना दिया हूं तो बना देता हूं। तो यहां पर दिखा 12 वोल्ट की आप सप्लाई कर रहे हैं और इस समय जो करंट मिल रही है वो 0.2 एम्पियर की करंट है, बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या है, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। जब इसी सर्किट को आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो आपको करंट मिलती है 0.4 एम्पियर। ये सर्किट कौन सा हो सकता है? देखिए आप सिंपल जानते हैं कि ये जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को अलाउ नहीं करता है। तो अगर इसमें डीसी होता तो करंट मिलती ही ना। ये मोमेंटरी करंट नहीं है, पीक वैल्यू की क्षण भर के लिए ये बोला करंट मिल रही है इतनी, तो ये करंट तो उसमें मिल ही नहीं सकती है। अगर ये कैपेसिटर हुआ तो अंदाजा लग रहा है, अगर ये कैपेसिटर हुआ तो ये करंट मिल ही नहीं सकती है। तो ये कैपेसिटर तो यहां विद्यमान होगा ही नहीं। अगर ये यहां पे विद्यमान नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों रेजिस्टेंस वाले सर्किट हो। अगर रेजिस्टेंस वाले होते तो करंट में ये जो करंट दिख रही है सेम वोल्टेज पर, करंट डिफर क्यों होती भाई? आर यहां तो एसी लगाओ या डीसी लगाओ तो वैल्यू सेम आती है। वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर नहीं है, ये सर्किट कौन सा है? एलआर सर्किट। समझ पाए हो? आपको कुछ ओरल सवाल है ये आप अगर कैपेसिटर लगा होता तो डीसी में सप्लाई करंट मिलती ही ना, तो सी तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, अगर केवल आर होता तो दोनों कंडीशन में सेम करंट होती। काहे का फर्क होता? क्योंकि वी और आई सेम फेज में होता है एसी सर्किट में। ऐसा है नहीं, करंट बदल गई है, इसका मतलब एलआर सर्किट है। आप दूसरी जिस तरह से किताब या जिस तरह से और जगह लिखा होता है उस तरह से भी हम बता देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। इस सर्किट का इंपीडेंस ले लो एसी सर्किट के लिए, Z ये वैल्यू हो जाएगी VRMS, जो लगाई है RMS वैल्यू है VRMS अपॉन IRMS। तो VRMS कितना है बेटा? 12 अपॉन 0.2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 60 ओम। डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में तो सीधे ही आर निकाल लेते हो V अपॉन आई से। तो V कितना था? 12 वोल्ट, I कितना है? 0.4, तो ये हो गया 120 अपॉन 4, वैल्यू आ गई 30 ओम। ये तो यहां से हम R निकले 30 ओम और ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है 60 ओम। तो पावर फैक्टर क्या हुआ? पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर cos फाई या फाई निकालना चाहते हैं, विच इज R अपॉन Z। तो R अपॉन Z करोगे तो 30 अपॉन 60 विच इज हाफ। तो ये cos फाई यानी फाई कितना है? यहां से फाई की वैल्यू 60 डिग्री है। तो हम जान रहे हैं कि VRMS इज लीडिंग बाई 60 डिग्री, लीडिंग टू करंट I बाई 60 डिग्री। किस में लीड करता है? ये होता है आपका LR सर्किट में। LCR सर्किट में भी लीड कर सकता है। ऑप्शन एक पक्का पकड़ना है तो पक्का LR सर्किट हो जाएगा। आप ये इस तरह से किताबों में दिया रहता है, लेकिन आपने लॉजिक देखा जो मैंने लगाया, ओरली हो जाएगा सवाल, बिल्कुल पक्का सही आंसर है। ठीक, तो आप जैसे मैंने दोनों इसलिए बताया कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। ये ना हो कि अरे सर ने बताया, हमने समझने की कोशिश की और ऐसे हमने कहीं पढ़ा था, किसी टीचर ने हमको पढ़ाया था। तो मैं दोनों ही बातें आपके सामने रख रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को भी पकड़ते रहिए। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, और इसको ये ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं। लिखा है एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, मैं फोटो बनाना चाहूँगा बेहतर समझाने के लिए। ये देखिए ऐसे बन गया है, कोई समस्या नहीं है। और इसके अंदर बोला है 20 मिली हेनरी का इंडक्टर है, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरेड का और रजिस्टर है 50 ओम का। उम्मीद है क्लैरिटी मिल गई। और सोर्स लिखे हुए हैं 10 sin 314t।
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम इससे कंपेयर कर लेंगे। देख लेते हैं पूछ क्या रहे हैं ये। तो यहां पर कलर को बदलते हैं द पावर लॉस इन द सर्किट पूछे हैं। देखिए आपको यहां बता दूं, एक पावर लॉस का जनरल फॉर्मूला LCR सीरीज सर्किट में क्या होता है, इसको याद कर लेना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कई बातें में निकालनी पड़ जाती हैं, जबकि यहाँ वी नॉट हमको पता है। तो देखिए झट से वी आर एम एस तो आ गया ना, आपको तरीका बता रहा हूँ तेज सवाल करने का। वी नॉट अपॉन रूट टू, तो ये वैल्यू हो गई 10 अपॉन रूट टू। वी आर एम एस पता है, ये देखिए। अब आई आर एम एस अगर हमें ना निकालना पड़े तो ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी, एक स्टेप बचा लेंगे हम, इम्पीडेंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखो कैसे, वी आर एम एस को लिख देते हैं वी आर एम एस अपॉन जेड, क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, और कॉस फाई साथ में होता है आर अपॉन जेड, ये कॉस फाई की वैल्यू होती है। अब ये जो कि ये फॉर्मूला अब क्या बन गया हमारे लिए, ये z है, 2 मत समझ लेना बेटा, ऐसे फाड़ देते हैं इससे, रुको। तो ये आ गया वी आर एम एस स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये रखिए, इस फॉर्मूले को जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर देगा, आपको एक स्टेप 2 स्टेप बचा देगा। ठीक है, समझ पाए आप। अब इस वाले फॉर्मूले में वी आर एम एस हमको पता है, Z पता कर लें, R ऑलरेडी पता है, Z पता करते ही हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो चलो पता करते हैं Z। तो Z के लिए XL XC भी निकालना पड़ेगा, मैं सीधे ही लिख दूं Z। देखिए यहां लिखता हूं Z अंडर रूट, पहले लिखते हो R, फॉर्मूला देखो XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब पूरा एक्सप्रेशन यही लिख देते हैं। R स्क्वायर की बात करो तो R है यहां पर 50 ओम, तो ये 50 का स्क्वायर है। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब है ओमेगा 314 दे रखा है, तो ये रहा 314, और एल, एल कितना है 20 मिली हेनरी, ये ओमेगा एल है, और ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ये स्क्वायर वाले के लिए। फिर माइनस एक्ससी, एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा मतलब 314, और रही बात सी की, तो सी है यहां पर 100 माइक्रोफेरेड। और इसका रहा यहां पर स्क्वायर। उम्मीद है बातों को पकड़ने में आपको आसानी हुई होगी। अब इसको आप यहां पे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसानी से वैल्यू आ जाएगी, कोई समस्या की बात यहां पर नहीं है। तो मैं इसको सीधे ही, आप जब सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू 56 आ जाएगी ओम। आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 50 स्क्वायर एक तरफ, और नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो कट कुटा के 56 वैल्यू आपकी मिल जाएगी। 56 आपको जब मिल गया तो यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे आप, P एवरेज, वी आर एम एस कितना है यहां पर 10√2, इसका स्क्वायर, अपॉन Z जो कि आ गया है 56, ये मैं पूरा ही स्क्वायर लिख देता हूं, रुको, 10/√2 अपॉन 56 का स्क्वायर, ये इंटू R था जहां तक 50। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करोगे तो 0.79 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। ये आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। और ये 0.79 क्या रहा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर मैं ए भी मेंशन कर देता हूं। इस तरह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर आपका इस स्टेप बच जाएगा, वरना IRMS भी निकालना पड़ेगा, R/Z भी रखना पड़ेगा, आएगा यही कुल मिलाकर। तो ये आप ऊपर से इसको नोट कर लें, मैं यहां पर रोकता हूं और इसको आप
यहाँ पर नोट करिए यहाँ पर। तो इसको पॉज करें बेटा और फिर नोट करें आप, ठीक। और नोट किए होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, ये पूरी बात यहाँ पर आप नोट कर पाएंगे। तो बच्चों करते हैं यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर शोज ए सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स। ये आर 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 दिया 9, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स। ये देखिए एक इंडक्टर ये लगा हुआ है, एक इंडक्टर ये लगा हुआ है, ये भी दे रखा है ईच, एंड एन आइडियल बैटरी विथ ईएमएफ ई 18 वोल्ट। द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज किए हैं उस समय हमें करंट निकालनी है। तो जैसे ही आप स्विच तुरंत क्लोज करते हैं ना, उस समय ये जो कैपेसिटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है उस क्षण के लिए, मैक्सिमम करंट जाती है। और ये जो इंडक्टर होता है उस क्षण उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। समझ गए? एट इंस्टेंट when circuit when key is just closed, उस समय जो इंडक्टर होगा यानी उसका जो होगा वो इंफिनिटी पहुंचेगा और जो XC होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो 0 की तरफ जाएगा शुरू में। उसके बाद आप जानते हैं कि डीसी सप्लाई है तो सी ब्लॉक कर देता है और फिर ये जस्ट लाइक एक कंडक्टर बिहेव करने लगता है जैसे करंट बढ़ती चली जाती है। तो उस समय जब फाइनली करंट बढ़ती चली जाएगी तो इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता डीसी के लिए और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब थोड़ा समय बीत जाता है। उस क्षण क्या होगा, तो उस क्षण आपने समझा, तो ये क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहां करंट जाइए नहीं करेगी, ये रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। यहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहां से करंट नहीं जाएगी, यहां से होके यहां से पास कर जाएगी, ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। तो ये 2 पैरेलल रेजिस्टेंस ही आपको यहां पर मिले इस समय। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है वो एक रेजिस्टेंस मिला आपको, ये वाला रेजिस्टेंस मिला, एक ये वाला मिला। बात समझ में आई होगी ना, समझ में आपको बता दिया। अब इस समय ये दोनों पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना है, R/2 जानते पैरेलल में अगर लगाया है दो सेम रेजिस्टेंस तो R/2 इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। तो बेटा I कितना हो गया, I = E/R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है R/2 तो 2E/R। ये यहां पर वैल्यू आई 2 लिखिए, E लगा रखा है 18 वोल्ट और R लगा रखा है 9 तो 9 2 4 आ गया एम्पियर। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 4 एम्पियर ऑप्शन है ही नहीं, तो हियर नो ऑप्शन इज करेक्ट। सही तो सही होता है, तो यहां क्या लिखेंगे कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। आप लिखेंगे क्या मतलब आप समझेंगे, इज करेक्ट। तो ये आप जैसा आप नीट वाले करते हैं कि क्वेश्चन गलत होने पर, अब तो सेक्शन है, सेक्शन ए बी में, अगर सेक्शन कंपलसरी वाले में तो सबको नंबर अवॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे बन जाएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार और आसान है। लिखा है ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt = V0 sin ωt, ये AC वाला वोल्टेज हो गया, अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस आप ऐसा वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, V = V0 sin ωt, और ये कैपेसिटेंस का हो गया C। अब यहां पर जानते हैं क्या कैसा सर्किट हो गया, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली ये कैसा सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इस सर्किट में हम जानते हैं कौन लीड करता है, I लीड्स V/π/2 या 90 डिग्री। करंट लीड करती है इसके अंदर,
इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। आइए पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। करंट I इज इन फेज विद वोल्टेज, गलत, फेज में कहाँ होगा। करंट I लीड्स वोल्टेज VT बाई 180, ये भी गलत, 180 से लीड थोड़ी करती है, 90 से लीड करती है। करंट I लैग्स, ये भी गलत, ऑप्शन डी सीधे सही हो गया, क्योंकि आपके यहाँ सिंगल करेक्ट होता है। लेकिन हम ये समझेंगे भी कि ये क्यों सही है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो लिखा ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, बात सही है। क्यों सही है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में V एवरेज जब आप निकालते हो तो V एवरेज निकलता है 0, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है इसका, आप ये आपको मालूम होगा, जो जनरल फॉर्मूला है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फाई हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो P एवरेज इज 0। वॉटलेस करंट वाली सिचुएशन है ना, कि करंट तो है लेकिन कोई पावर का खर्चा नहीं है। अब पावर क्या होती है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, यही तो पढ़े हुए हैं। P एवरेज इज इक्वल टू E अपॉन T। तो जब ये P एवरेज 0 है तो यहाँ पर एनर्जी भी 0 है, तो एनर्जी पूरी 0 हो गई। बेसिकली होता क्या है कि शुरू में जब ये प्लेट पॉजिटिव होती है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, और जब ये पोलैरिटी बदलता है तो ये डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, तो फिर ये प्लस खत्म हो जाता है, इस तरफ प्लस आता है। तो एक बार चार्ज हो रहा है कैपेसिटर पूरी तरह, और एक बार पूरी तरह डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका कोई भी पावर कंजम्पशन या ओवर ए कंप्लीट साइकिल कोई एनर्जी वो नहीं ले रहा है वोल्टेज सोर्स से। एक बार ले रहा है, भाई आपने किसी से 100 रुपए लिए और फिर उसको तुरंत 100 रुपए वापस कर दिए, तो कितने पैसे लिए? कुछ नहीं लिए, जो लिया था वो दे दिया आपने, आपकी पॉकेट में शून्य था और शून्य है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये कई तरह से मैंने इसको समझाया आपको, इस तरह से भी बताया कि भाई ऑप्शन के मामले में डी ही बचा है तो वो करेक्ट है। दूसरा ये लॉजिक, P एवरेज या वॉटलेस करंट में ऐसी सिचुएशन होती है एनर्जी 0। और तीसरा एक कॉन्सेप्चुअली कि एक बार चार्ज हुए और एक बार डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने कोई कंजम्पशन लिया ही नहीं एनर्जी का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इसको नोट कर लीजिए आप। तो 2016 का क्वेश्चन करेंगे नीट का बेटा, ये रहा, और ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, फॉर्मूला बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। तो देखिए, बेटर ट्यूनिंग का मतलब होता है जहां पर रेजोनेंस बढ़िया मिले। जैसे कि आप अभी तो FM रेडियो हम बजाते हैं, पहले ना, खैर पहले की तो बात ही छोड़ देते हैं हम लोग। पहले क्या था कि हम लोग के पास बटन होते थे, इसको घुमाकर सिग्नल मिलाते थे। तो जहां पर रेजोनेंस बढ़िया होता है उसी की आवाज, उसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो जितना बढ़िया रेजोनेंस होगा उतना अच्छा ट्यूनिंग होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, साफ सुथरी झन्नाटेदार मजेदार आवाज आएगी। रेडियो की बात कर रहे हैं या FM रेडियो जो सुनते हैं आप, ठीक है। तो ये रेजोनेंस बढ़िया कौन सा है वो कैसे पता लगाते हैं? क्वालिटी फैक्टर से। जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा है उसका रेजोनेंस सबसे बढ़िया है। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कि Q की वैल्यू होती है 1/R √L/C। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कहानी कॉम्बिनेशन दी है सबके लिए Q1 Q2 Q3 Q4 निकालेंगे, जिसके लिए Q ज्यादा मिल रहा है वही बेटर कॉम्बिनेशन है। चलिए, अब जैसा सवाल है करना ही होगा, थोड़ी सी वर्किंग मांग लेगा ये। तो पहले केस Q1 की बात कर लेते हैं। तो Q1 के लिए वैल्यू रखी 1/, पहला वाला पकड़ रहे हैं 1/R यानी 1/20 √L कितना है 1.5, और रहा C तो 35 माइक्रोफैरेड। इस तरह आपने कैलकुलेशन किया। एक का कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूं, बाकी तो आप कर लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। 10⁻⁻6 को सीधे आप ले लीजिए बाहर, तो 10⁻³ बचेगा। ये रहा 1/20, और मुझे करना हो तो मैं 1000 ऊपर सीधे लिख दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। ये 15/35, ये डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, 5 से काटो तो 5 थी यहीं 15, और ये आ गया 70, ये ऊपर आ गया 1000, नीचे है 20, और ये 3/70,
इससे काटोगे तो आ जाएगा ये कितना 20 पंचे 50 आ जाएगा। तो दिस इज 50 √3/70। आपका वैल्यू जो मिलेगा तो 10.35 मिलेगा पहले वाले का। क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे चारों के लिए। चलिए Q1 निकला, इसी तरह मैं Q2 निकाल के देता हूं आपको। 1/25 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन बी देख रहे हैं 25, और L/C, L है 3.5 और C कितना है 45 माइक्रोफैरेड। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 9.43। आराम से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। Q3 की बात करते हैं, ये तीसरा ऑप्शन, तो 15 और यही 3.5 और 30 माइक्रोफैरेड। इसको सॉल्व करोगे तो 22.77 आ जाएगा। Q4 की बात कर लीजिए, 1/R यानी 25, और यहां वैल्यू हो गई 1.5/45 माइक्रोफैरेड। इसकी वैल्यू करोगे तो आ जाएगा 7.30। आप देख रहे हैं कि Q3 इज द हाईएस्ट। Q3 से छोटा है आपका Q1 और Q1 से छोटा है आपका Q2 और सबसे छोटा है Q4, यानी Q3 इज द मैक्सिमम। और यही आंसर है, मैक्स बेहतर ट्यूनिंग यही आपको मिलेगी। आंसर हो गया आपका Q3 मतलब थर्ड, यानी C वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये C इज द करेक्ट आंसर। तो क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा है वही सही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इसको कुछ करना दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं, कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस किए रहनी होगी आपको। नोट करें इसको आप। 2016 का क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। ये रहा 2016 का सवाल। इसमें लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80, 40 एंड 100 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली इन ए सीरीज LCR सर्किट। अगर आप ऐसे बनाते हो, आपको समझाने के लिए हर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां थोड़ा सा भी लगे समझ में नहीं आ रहा वहां डायग्राम जरूर बनाना। ये आर इसकी जगह दे रखा है, रेजिस्टेंस के ऊपर है 80 वोल्ट, और उसके बाद कैपेसिटेंस पे है 40 वोल्ट और 100 वोल्ट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। R तो हमको पता ही है कितना है, R तो भी निकाला नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा तिकड़म कर देते हैं, R आप निकाल ही नहीं पाएंगे ऐसे। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले में क्या करता हूं, थोड़ा जुगाड़ बैठा देता हूं। cos y लिखिए, R/Z होता है, दोनों को ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सीरीज सर्किट है, जो भी करंट होने वाली है वो तीनों के लिए एक ही, पूरे सर्किट के लिए सेम होगी। इसे लिख दीजिए VR और इसे लिख दीजिए टोटल सर्किट का V। IZ है ना, फुल सर्किट का। काम खत्म हो गया। अब हमको V के टर्म में VR/V निकालना है। VR हमको 80 पता है, और V पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, जैसे इंपीडेंस निकाला करते थे, यानी VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। निकालो तो जरा। ये 80 रहा, और उन दोनों का डिफरेंस तो मैं इसको लिख देता हूं 100 माइनस 40। तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो क्या ये 100 तो नहीं आ जाएगा कहीं? आ जाएगा, 10 ही लग रहा है। 64 और 36 100, यानी क्या हो गया, किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ये भी ट्रायड पाइथागोरस वाला है, समझ पा रहे होगे ना। 64 और 36, 10 होता है, 0 0 लगा दिया। ये वैल्यू क्या रही, थोड़ा सा उसके ऊपर चला गया है, हटाना चाहेंगे। ये cos phi थोड़ा VR/V। VR कितना है बेटा, 80 है, और V कितना निकाले हैं, 100 निकाले हैं। तो वैल्यू कितनी होगी, 0.8। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, तो इतना ही आंसर आ जाएगा, और इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा C। तो यहां पर बात की जाए तो C इज द करेक्ट चॉइस। बिल्कुल आराम से करिए, कोई भी आपको हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए इसको।
तो 2016 का सवाल करते हैं, और ऐसे सवाल आपको कई आएंगे जहाँ पे एवरेज पावर वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है। लिखा है एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 50 माइक्रोफेरेड, ये आपका L है, ये आपका C है, और रेजिस्टेंस का ये आपका R है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सोर्स ऑफ EMF दिस वन। द पावर लॉस इन दी AC सर्किट, मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी एक बार याद दिला दूं, जब सीधे पावर लॉस पूछा जाए, कोई और डाटा न दिया जाए, ऐसे ही डाटा दिया जाए, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी काम का रहता है। P एवरेज VRMS अपॉन Z का होल स्क्वायर इंटू R, ये उसी जनरल फॉर्मूले से निकलता है। VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, IRMS को लिख दिया है VRMS अपॉन Z, और cos फाई को लिख देते हैं R अपॉन Z, और ये फॉर्मूला बन जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि VRMS तो सीधे यहीं से पता, ये देखिए V नॉट है ना 10, तो VRMS तो भैया यहीं से पता लग गया, 10 अपॉन होता है ना V नॉट अपॉन √2, यानी 10 अपॉन √2, यानी VRMS हमको पता चल चुका है। Z पता करते ही काम खत्म, R दिया ही हुआ है, तो ये हमारी वर्किंग कम कर देता है। तो मैं यहाँ Z निकालने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ निकालता हूँ एक्सेल वगैरह, क्योंकि Z के लिए आप जानते ही हैं R स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस XC निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्सेल पकड़ता हूँ जो होता है ओमेगा L के बराबर। ये आप कंपेयर करोगे V नॉट साइन ओमेगा T से, तो ये ओमेगा की वैल्यू 340 आ गई जैसा आप देख रहे हैं, तो ओमेगा 340, और L जो दे रखा था वो दे रखा है 20 मिली हेनरी, ये 20 मिली हेनरी। इसको कैलकुलेट करेंगे 6.8 ओम आ जाएगा, बड़े आराम से दिख रहा है। और रही बात आपकी XC की, तो ये होता 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा है 340 और C है 50 माइक्रोफेरेड। ये देखिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 58.82 ओम, और R आपको दे ही रखा है 40 ओम। तो अब Z निकालने की बारी है, यहीं निकाल लेते हैं Z। तो Z का मतलब हो गया √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R का मतलब है 40 का स्क्वायर, और XL माइनस XC में घटा के लिख दीजिए यहाँ पर 58 घटाएंगे आप तो ये 52.02 दिख रहा है। 58.82 में 6.8 घटा दीजिए आप, तो ये वैल्यू रही 52.02 का होल स्क्वायर। इसका आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 65.62 ओम। ये Z निकल आया। इस तरह से देखिए वर्किंग करनी होगी आसानी से। और अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, VRMS कितना है 10 अपॉन √2, और Z कितना है 65.62 का होल स्क्वायर इंटू R है 40। तो आप चाहें तो ये स्क्वायर करोगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 65.62 और इंटू 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.46 वॉट आपका आंसर आने वाला है। और ये ऑप्शन बनेगा, इधर आप देखें तो ऑप्शन नंबर जो करीब करीब ऑप्शन यहां पे बन रहा है वो सबसे करीब वाला C है, तो ये ऑप्शन नंबर आप C यहां पर लगा देंगे। 0.46 के करीब यही ऑप्शन नजर आ रहा है। इस तरह से सवाल हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, दिमाग लड़ाइएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ए सीरीज RC सर्किट, तो RC सर्किट हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये RC सर्किट है, is connected to an alternating voltage. Consider the two situations when capacitance is air filled. जब ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर हवा भरी है, बढ़िया, और फिर कैपेसिटेंस इज माइका फील्ड। आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक, माइका एक डाइलेक्ट्रिक है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो व्हाट विल हैपन,
अगर पहले C था तो C डैश हो जाता है K टाइम्स, कुल मिला के C आपका बढ़ रहा है डाइलेक्ट्रिक के साथ। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। माइका एक डाइलेक्ट्रिक है, तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे C विल इंक्रीज। तो अभी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि एक में C या दूसरे में C इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है। पहले ये करंट और वोल्टेज दोनों का झाम किया हुआ है, तो पहले हम करंट की चर्चा करेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, I जो ये सप्लाई कर रहा है, अगर पीक करंट की बात करें तो V0, और नीचे रहा इंपीडेंस, तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। XC क्या होता है, 1/ωc का स्क्वायर। बात पकड़ में आ रही है ना। I कितना है, वोल्टेज, पीक वोल्टेज ले लो चाहे RMS वोल्टेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो RMS करंट निकल आएगी। तो √R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC होता है 1/ωc, तो ये 1/ωc का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए A वाली सिचुएशन ये है, फर्स्ट ये AB लिखा है ना, तो ये A वाली सिचुएशन है, और ये B वाली है। तो B वाली में कैपेसिटेंस बढ़ गया है, अभी कुछ IA वैल्यू थी, अब यहां पर आपने C को बढ़ा दिया है। जब C को बढ़ा दोगे तो छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब छोटा हो जाएगा तो न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो IB की वैल्यू होगी वो IA से बड़ी होगी। ये गलत लिखा है पहला वाला, बात समझ पाए हो। C यहां पर बढ़ाओ, 1 में है, तो C जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में ये छोटी हो गई वैल्यू नीचे, तो ये टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है IB ज्यादा करंट मिलेगी। तो पहला वाला गलत हो गया। अब बाकी 3 दिए हैं वोल्टेज के टर्म में, तो हम वोल्टेज के टर्म में लेके आएंगे, तब हम कुछ बात कह पाएंगे, नहीं तो अंदाजा तो साइंस में चलता नहीं है, कम चलता है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस आप ले लीजिए कैपेसिटर। तो यहां पर अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो V इज इक्वल टू होता है IXC। ठीक, अब इस IXC में यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पे V निकालने जा रहा हूं तो XC हमको, ये I की वैल्यू कितनी यहां से निकालिए, तो दिस इज V0 अपॉन √R स्क्वायर प्लस, बल्कि ये ठीक है, और XC की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो लिखी नहीं हुई पूरी, 1/ωc का होल स्क्वायर इंटू XC। करंट थ्रू रजिस्टर I एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, ये V के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटू करके हम यहां पर क्या वैल्यू लिखेंगे, विच इज XC। XC का मतलब 1/ωc। अब देखिए 1/ωc में रूट के अंदर ले जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे, ध्यान से देखना, इतना उम्मीद समझ रहे होगे, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू। ये ओमेगा C रूट के अंदर ले जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, यहां मल्टीप्लाई हो गया, और यहां ये ओमेगा C का स्क्वायर और ये ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू 1 आ गई। पकड़ में आ रहा है ना, मैं शांति से बता रहा हूं इतना। अब यहां पर देखिए, इफ यू आर इंक्रीजिंग C डाइलेक्ट्रिक डालकर, तो अगर आप पहले आपका VA था और VB जो रहा उसमें आपका C बढ़ रहा है, तो जब C बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, तो ये V क्या हो जाएगा, V इसे यहां पर देखिए बढ़ेगा, ये C है ना यहां पर, तो C बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू कम होगी, यानी आपका VB घट जाएगी। फिर से एक बार, अगर आप C बढ़ा रहे हो यहां तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है तो होल वैल्यू घट रही है, ये क्या है V, तो VB घट रही है, VA VB से बड़ा है। इसको देखते हुए जो ऑप्शन आप टिक करेंगे यहां पर, वो ऑप्शन रहा बेटा D, VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि बाद में VB घट गया है। उम्मीद है अच्छे से समझे होगे, ये सब लॉजिक समझो। इसी तरह के आगे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगे का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करना जरूरी होता है क्योंकि वही ट्रेंड के आसपास मामला चल रहा होता है। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, 2014 का।
ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है, बहुत ही आसान। ए ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%, ईटा की वैल्यू दे रखी है 90%, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। इसको जो पावर सप्लाई मिल रही है वो इतनी है, तो P इन पावर इन कितना हो गया, 3 किलोवाट, यानी 3 इंटू 10 की पावर 3 watt. If the current in the secondary coil is 6 ampere, IS की बात कर रहे हैं 6 एम्पियर की, the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil, यानी हमको निकालना है VS और करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये दो वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अभी पावर इन जो है वो पावर आउट के बराबर भी होगा, तो अगर IP की वैल्यू यहां पे करें, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पावर इन की जो वैल्यू होती है वो होती है IP इंटू VP। IP हमको पता है क्या, IP हमको नहीं पता है, VP पता है क्या, तो 200 वोल्ट है, ये VP दे रखा है, तो IP की वैल्यू क्या हो गई, P इन अपॉन VP। ये है आपका 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, और VP कितना है 200 वोल्ट। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि 15 एम्पियर की आपकी पहला वाला करंट है। तो करंट इन प्राइमरी 15 एम्पियर, ये 3 ऑप्शन, ये गलत हो गया, 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें 15 एम्पियर नहीं है। देखिए आप कह रहा है कि सेकेंडरी का वोल्टेज निकालिए, तो जो ईटा होता है वो होता पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर आउटपुट किया है VS, पावर आउटपुट VS इंटू IS, और पावर इनपुट यहां पर हमारा कितना है, ये जो लिखा है 3 के आगे बाकी वैल्यू लगा दो, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, और ईटा है 90%, तो 90% मतलब 90 अपॉन 100 बराबर VS का मतलब नहीं पता, IS का मतलब 6 एम्पियर अपॉन 1 2 3, ये जीरो ने इसको काटा, इस जीरो ने इसको काटा, तो VS की वैल्यू कितनी हो गई, और चाहो तो यहां से भी काट लो, चलिए बाद ही में काट देंगे, 9 इंटू 300 अपॉन 6, तो यहां से काटो तो ये आ जाएगा 3 से 100, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 50 आ जाएगा, और VS की वैल्यू कितनी हो गई 450 वोल्ट। ये देखिए आपका आंसर आ गया है, और 450 वोल्ट का मामला है ऑप्शन नंबर बी का, 450 वोल्ट और 15 एम्पियर की करंट है। तो ये आपकी कहानी ऐसे सेट हो गई, तो इसको भी नोट कर लीजिए, आराम से कहानी बन जाती है। तो बेटो 2013 का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इसको भी देखिए बड़े आराम से समझाऊंगा मैं। इज कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बल्ब B। यहां पर कुछ ऐसा है, एक इंडक्टर कॉइल है और ये बल्ब से कनेक्टेड है, एंड AC सोर्स, और ये यहां पर लगा हुआ है AC सोर्स। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, अब ये बल्ब की ब्राइटनेस, ये जल रहा है बल्ब, इस बल्ब की ब्राइटनेस कम कब होगी। एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस XL बराबर XC इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। यहां पे XL बराबर XC आप जोड़ने से इसकी कम नहीं होगी, इसका तो क्या हो जाएगा, LCR सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा, सबसे ज्यादा करंट जाएगी तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अब पूछा ब्राइटनेस कम कब होगी, तो पहला गलत हो गया, पहले केस में तो क्या है ब्राइटनेस बढ़ी। XL बराबर XC अगर सीरीज में लगा देंगे, रेजिस्टेंस है ही इसका, तो सीरीज LCR सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन हो गई। रेजोनेंस कंडीशन में I मैक्सिमम होता है, इसलिए करंट तो और तेज, बल्ब तो और तेज जलेगा। अच्छा, एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, ये सही है, क्योंकि जब ये आयरन रॉड आप इसके अंदर घुसेड़ेंगे तो क्या होगा, इसका L विल इंक्रीज, और XL क्या होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L विल इंक्रीज। अगर ओमेगा L बढ़ेगा तो करंट आपकी घट जाएगी, क्योंकि XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन टू द करंट। तो अगर आपने अपोजिशन टू द करंट बढ़ा दिया तो करंट विल डिक्रीज, तो करंट डिक्रीज होगी तो बल्ब टिम कम जलेगा, डिक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस उसकी। आपके यहाँ एक ही सही होता है, तो ये पक्की तौर पर आंसर बी हो चुका है। खैर फिर भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे
कि देखें कि भाई समझने का कुछ मौका है तो वो भी समझ लें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से क्या होगा, ओमेगा हम डिक्रीज करेंगे तो उससे भी आप देखेंगे यहां पर जो बल्ब है वो ब्राइट, आई की वैल्यू फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए आई क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर V है और V अपॉन जेड, जेड क्या होता है बेटा यहां पर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, स्क्वायर भी करना है। अगर ओमेगा को क्या बोला है इन्होंने, घटा देंगे, ओमेगा अगर घटा दोगे तो डिनोमिनेटर कम होगा, आई विल इंक्रीज, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। पकड़ में आ रही है बात ना, ये सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए लगा हमारा है। अच्छा आखिरी भी पढ़ लो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आप रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, अपोजिशन टू द करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी उससे, नंबर ऑफ टर्न्स घटाने से, लिखा ना टर्न्स इन द कॉइल, एन आपको घटा दोगे तो एल पे क्या फर्क पड़ेगा, एल विल कम हो जाएगा, और एल अगर कम हो गया तो यहां पे करंट बढ़ जाएगी, घटानी है, तो सब गलत है, केवल बी सही है। मैंने चारों को एक्सप्लेन कर दिया जिससे सीखने का मौका अपने को मिल पाए, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन, ये रहा 2013 का क्वेश्चन। इसमें बोला है द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, जो प्राइमरी कॉइल है देखिए उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और इस बैटरी की कहानी 10 वोल्ट ड्रॉ कर रहा है, करंट आ रही है 1 मिली एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर 50 and 100, ये इसके बाद यहां पर आपकी लिखी है 100 टर्न्स हैं, ये 50 थे पहले। द वोल्टेज इन द सेकेंडरी एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इन द सेकेंडरी आर रिस्पेक्टिवली, देखिए जो यहां पर वोल्टेज इन सेकेंडरी जो होगा वो 0 होगा, करंट इन सेकेंडरी भी 0 होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये एसी करंट में काम करते हैं। फ्लक्स कितना एसोसिएट हो रहा है बाजू वाले से, डीसी करंट में फ्लक्स होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा ना वहां पर, देयर इज नो चेंज, जब देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पर ये जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज पे काम नहीं करते। इस वजह से इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये बहुत ही शानदार वीडियो लगा होगा, सारी चीज बड़े पेशेंसली मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, मैं ये करूंगा आपके साथ जिससे आप नीट में 150+ स्कोर कर सके और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।